सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है वो एक एक ऐसे विषय पे है जो हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे भारत में बड़ी तेजी से सरकारी प्रयासों से इसे पूरे देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है। हम बात कर रहे हैं छद्म विज्ञान की। और आज हम छद्म विज्ञान तो भारत में कई क्षेत्रों में है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में छद्म विज्ञान पर चर्चा करेंगे। किस तरह से 2014 के बाद ये जो सरकार, फासीवादी सरकार सत्ता में आई, धर्मांध सरकार सत्ता में आई, उन्होंने बड़ी तेजी से अपने धार्मिक अंधविश्वासों को लोगों में स्थापित करने के लिए कई तरीके अपनाए। उस तरीके में से एक तरीका है शिक्षा का उपयोग करना और शिक्षा के माध्यम से धार्मिक अंधविश्वासों को वैज्ञानिक सत्य के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करना। ठीक, तो ये हमने पिछले 2014 के बाद बड़े पैमाने पे देखा। हालांकि 2014 से पहले भी हमारे समाज में इस तरह के सूडो साइंस वाले बाबा ढाबा उपस्थित थे। ये हाशिए पे मौजूद लोग थे, ये कभी मुख्य धारा का हिस्सा नहीं थे और इन्हें महत्व नहीं दिया जाता था। 2014 के बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पे सरकार स्वयं इन सारे सूडो साइंस वाले बाबा ढाबा और तमाम सारे क्या बोलते हैं सो कॉल्ड तथाकथित, जिसे वो कहते हैं कि भाई विशेषज्ञों के रूप में इन्हें सरकारी क्या बोलते हैं स्थानों पर महत्व दिया जाने लगा। और अंत में हम ये देखते हैं कि भाई इन्होंने जैसे ही सरकारी प्रयासों से इन्हें महत्व मिला, वैसे ही इन्होंने अपनी जुबानों से जहर उगलना शुरू किया। ठीक है। और ये इस सरकार के लिए आवश्यक भी था, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं वहां सभी चीजें विज्ञान की कसौटी पर कसी जाती हैं और जो वैज्ञानिक रूप से सत्य होता है लोग उसे ही स्वीकार करते हैं। तो आज सभी धर्मों की ये मजबूरी बन गई है कि वो अपनी तमाम सारी चीजों को वैज्ञानिक रूप से सत्य के रूप में दिखाएं। ये भी बड़ी परेशानी। और ये जो सरकार, जो कि एक धर्मांध सरकार है, जो अतीत के काल्पनिक धर्म को सत्य बताती है, तो उसके सामने भी ये चुनौती है कि वो अपनी जो भी धर्म ग्रंथ हैं, धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं हैं, उन्हें किसी प्रकार से वैज्ञानिक रूप से सत्य बताए, ताकि लोगों का इनमें विश्वास बढ़ता चला जाए। ठीक। तो शिक्षा इसके लिए सबसे बेहतर माध्यम हुआ करता है। शिक्षा के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के मन में बचपन से ही अगर आप धर्म ग्रंथों में लिखे अंधविश्वास को वैज्ञानिक रूप से सत्य के रूप में स्थापित कर दोगे, तो ये ऐसे पढ़े लिखे नागरिक होंगे जिन्होंने विज्ञान तो पढ़ा होगा, लेकिन अपने धार्मिक अंधविश्वासों को वैज्ञानिक रूप से सत्य मानते हुए जीते रहेंगे और अंततः कोशिश करते रहेंगे कि उस चीज को वो स्थापित करते रहें या उसे डिफेंड करते रहें। ठीक है। तो शिक्षा दुष्प्रचार का एक सबसे पुराना माध्यम है। हम ये देखते हैं कि यूरोप में क्या बोलते हैं, नेपोलियन ने शिक्षा का राजनीतिकरण किया और वो शिक्षा लोगों को दी जिससे लोग उसकी विचारधारा पसंद करें। और उसके बाद इस प्रक्रिया को हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोगों ने आगे बढ़ाया। भारत में भी ये जो वर्तमान सरकार है, ये शिक्षा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है ताकि वो अपने प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाए। उसका प्रोपोगेंडा क्या है? उसका प्रोपोगेंडा धर्म आधारित देश बनाना, ये उसका प्रोपोगेंडा है। धार्मिक तत्वों को स्थापित करना, ये उसका प्रोपोगेंडा है। और धार्मिक तमाम सारी कुप्रथाओं को वैज्ञानिक रूप से सत्य दिखाना, ये उसका प्रोपोगेंडा है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे शिक्षा को इस तरह से बदला जा रहा है कि शैक्षणिक तंत्र में पुरानी रूढ़िवादी घिसी पिटी धर्म ग्रंथों की मान्यताएं, परंपराओं को वैज्ञानिक सत्य के रूप में स्थापित करो और जो वास्तव में वैज्ञानिक तत्व हैं उन्हें शिक्षा से हटा दो। ठीक है। ये एक बड़ा प्रयास यहाँ पे दिखता है और 2014 के बाद बड़े पैमाने पे इस प्रयास को बल मिला। सरकारी संसाधनों का लाभ उठाकर क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों ने अपने सूडो साइंस को शिक्षा में घुसेड़ने का प्रयास किया है। ये हमें बड़े पैमाने पे दिखता है और ये प्रयास बड़ा विचित्र है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों की वहां से शुरू होके आईआईटी, आईआईएम, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में इन सूडो साइंस वाले बाबा ढाबाओं को स्थान दिया जाता है और वो लोग यहाँ वैज्ञानिक सत्यों को
झुठलाते हैं और अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई काल्पनिक बातों को वैज्ञानिक रूप से सत्य बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि उनके धर्म ग्रंथ, उनका धर्म वैज्ञानिक रूप से सत्य के रूप में लोगों के दिमाग में स्थापित हो जाए और लोगों को लगे कि उनका प्राचीन धर्म बड़ा वैज्ञानिक था, प्राचीन काल के लोगों को बड़ा विज्ञान का ज्ञान था और प्राचीन काल में भारत बड़ा महान देश हुआ करता था। इस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में स्थापित करके ये क्या बोलते हैं, धर्म आधारित देश बनाने का जो पूरा सिस्टम है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो 2014 के बाद इस मान्यता को काफी सबल मिला हुआ है, बड़े पैमाने पे ये काम किया गया और बड़े कृत्रिम तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में छद्म विज्ञान का तात्पर्य धर्म आधारित मान्यता परंपराएं जिनके कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, उन्हें शैक्षणिक तंत्र में स्थापित किया जा रहा है विज्ञान का नाम बताकर कि ये सब वैज्ञानिक रूप से सही है। ये करने की कोशिश बड़े पैमाने पे 2014 के बाद की गई है। मैं आपके सामने कुछ एविडेंस रखता हूं किस तरह से गलत सलत बातों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है ताकि सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादी परंपराओं को समाज में स्थापित किया जा सके। ठीक, चलिए तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और एक एक करके इस पूरे मामले को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आखिर ये क्या मामला है और क्या क्या इन 10 सालों में छद्म विज्ञान के रूप में शैक्षणिक मंचों से बोला गया। मतलब इंतहा है, मैं कहूंगा कि 10 सालों में सूडो साइंस की इंतहा भारत में की गई। हालांकि भारत में पहले भी ये लोग थे, मैं कह रहा हूं ये हाशिए पे थे, इन्हें कभी बड़े मंच नहीं मिलते थे और ये अपने ही स्तर पर सूडो साइंस फैलाते थे। लेकिन इस बार सरकारी मंचों से सरकारी पदों पर बैठे हुए, उच्च पदों पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोगों ने सूडो साइंस को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। तो ये भारत में विज्ञानवाद का गला घोट के छद्म विज्ञान को उसकी जगह स्थापित करने का जो प्रयास है, हम उसे आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में पिछले 10 सालों में कई अपराध हुए, कई किस्म के अपराध, आर्थिक अपराध हुए, सामाजिक अपराध हुए, राजनीतिक अपराध हुए, धार्मिक अपराध हुए। ये जो पूरे समाज के साथ विज्ञानवाद की हत्या करने का जो अपराध है, मैं इस अपराध को सबसे बड़ा अपराध समझता हूं। बाकी सारे अपराधों को आप किसी तरह से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने समाज की नींव ही सूडो साइंस के दम पे बना दी है तो आप समझिए कि पूरी एक पढ़ी लिखी कौम तैयार कर दी है जो सूडो साइंस को ही रियल साइंस समझती है और रियल साइंस को खराब समझती है। ये बच्चे जब बड़े होंगे, ये लोग जब समाज में जाएंगे, ये लोग जब आईआईटी जैसे संस्थानों से पढ़ के अपनी निजी जीवन में जाएंगे तो ये बड़े पैमाने पे सूडो साइंस को सच मानेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अंत में देश में धर्मांधता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कुप्रथाएं और तमाम सारी धर्म ग्रंथों की स्थापना फिर से समाज में होती हुई चली जाएगी। ठीक, शायद यही उद्देश्य है सरकार का और वो इसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब कर रही है ताकि इस तरह का समाज से वो निरंतर अपने पक्ष में वोट लेते रहें और इसका दोहन भी करते रहें। ठीक, चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूं और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम देखते हैं क्या क्या बचकाने स्टेटमेंट्स दिए गए और क्या क्या बेवकूफ़ी बातें की गई। थोड़ी सी एक वानगी होता हूं क्योंकि वो इतना सारा है बेवकूफ़ीपूर्ण लोगों के द्वारा बोला गया जिसकी कोई सीमा तो है नहीं। मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो चर्चाओं में रही वो आपके सामने दिखाता हूं और फिर सूडो साइंस का ये जो पूरा खेल है, छद्म विज्ञान जिससे शिक्षा में प्रवेश कराने का जो प्रयास है, इसके बारे में हम कुछ विशेषज्ञों की राय भी देखेंगे जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और प्रयास करते हैं इस चीज को एलिवेट करें, हटा सकें। वो कोशिश करते हैं कि जो भी सूडो साइंस कहीं पे होता है तो वो विरोध करने के लिए जाते हैं। तो हम उन लोगों से, उन साइट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, उनके विचारों को भी यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। चलिए तो मैं प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं क्या है और इन 10 सालों में इस देश ने क्या क्या बेवकूफियां झेली हैं वो भी आप देखिए। चलिए तो ये प्रेजेंटेशन मैंने शेयर किया है और इसके माध्यम से हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये थोड़ी देर में आपके सामने लोड होगा। चलो, देखिए शायद, हाँ चलिए। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन है और इसके माध्यम से थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये पूरा मामला है क्या। चलिए, तो देखिए बहुत कुछ घटा 2014 के बाद। सरकार में आने के बाद सूडो साइंस को शिक्षा में प्रवेश करने के नाना प्रकार के प्रयास किए गए और तमाम सारे सूडो साइंटिस्टों को मैं कहूंगा, ये बाबा ढाबा एक प्रकार के सूडो साइंटिस्ट ही हैं, इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया और इन्होंने भीतर खाने शैक्षणिक तंत्र को खोखला करना शुरू कर दिया। ठीक है, हालांकि इसकी रिपोर्टिंग की गई, तमाम सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई और लोग सब समय समय से न्यूज आर्टिकल्स छपते रहे कि कैसे भारत के शैक्षणिक तंत्र को नष्ट किया जा रहा है और वहां सूडो साइंस को डाला जा रहा है। ठीक, इस पर बात होती रही। तो देखिए 5 विचित्र पाठ जो भारत की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए जा रहे हैं, 2015 का ये आर्टिकल है। चलिए मैं सीधे लेके चलता हूं, भारतीय शैक्षणिक तंत्र की सच्चाई बताता हुआ ये आर्टिकल था। क्या 5 विचित्र पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, देखिए। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहला पाठ पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया गया, बच्चों को पढ़ाया गया और इसमें क्या बताया जा रहा है आप खुद देख सकते हैं। महिलाएं नौकरी छीन रही हैं, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। भारत में बेरोजगारी, इसके लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये बच्चों को पाठ के रूप में पढ़ाया गया, हालांकि इसका विरोध भी हुआ। ये बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया और ये कहाँ पढ़ाया गया, चलिए थोड़ा सा लेके चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ में शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक ने हाल ही में शिकायत की कि राज्य में 15 वर्ष के बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक के बारे में, जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता के बाद बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया क्योंकि महिलाओं ने भी विभिन्न क्षेत्रों में काम करना शुरू कर दिया। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पाठ्य पुस्तकों में ये शिकायत की गई है कि वहां ये पाठ पढ़ाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी इसलिए बढ़ गई है बिकॉज वुमेन्स हैव नाउ बिकम लिटरेट एंड दे आर डूइंग जॉब्स। तो ये एक बड़ा विचित्र सूडो साइंस है। मतलब समाज शास्त्र में सूडो साइंस को बड़ा धकेला जाता है। पुराने जितने भी दकियानुसी शिक्षक हैं वो जरूर बच्चों को ये बात बताते हैं कि नौकरी इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि औरतें नौकरी खा गई, इसलिए पुरुषों को नौकरी नहीं मिल पा रही। जबकि आश्चर्य यह है कि जब महिलाएं पढ़ती लिखती नहीं थी तब भी बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और आधुनिक व्यवस्था के आने से, लोकतंत्र के आने से, चीजों के संस्थागत स्वरूप के आने से काम धंधे नौकरी व्यवसाय बढ़े हैं और बेरोजगारी का स्थिति कम हुई है और महिला पुरुष सबके लिए अब रोजगार उपलब्ध है। फिर भी ये शिकायत बात जो है कि महिलाएं नौकरी करने लगी हैं इसलिए पुरुषों को नौकरी नहीं मिल रही, ये बार बार पुराने दकियानुसी लोग बताते रहते हैं। सूडो साइंटिस्ट हमेशा इस प्रकार के ये चर्चा करते रहते हैं। ये अपने आप में एक झूठ है। महिलाओं के नौकरी करने से पुरुषों की नौकरी का कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, आप किसी आदर्श व्यवस्था में नहीं रहते जहां नौकरियां सीमित हैं। नौकरियां ज्यादा से ज्यादा सृजित करने के लिए सरकारों को बेहतर व्यवस्था बनानी पड़ती है और उस अनुपात में रोजगार निकलते हैं और महिला पुरुष उसमें जो भी योग्य हो वो नौकरी के लिए आवेदन करे, उसे वो मिल जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। पर यहाँ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि महिलाओं के पढ़ने लिखने नौकरी करने से पुरुष बेरोजगार रहते हैं। आप समझिए ये कितना किस किस्म का महिला विरोधी विचार है जो बच्चों को स्कूल में, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे महिलाओं के संदर्भ में क्या विचार बनाएंगे, आप इसकी कल्पना करके देखिए। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के द्वारा संपर्क किए जाने पर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के निर्देशक ने अखबार को बताया कि यह बहस का विषय है। एक लेखक को अपने अनुभव के लिए से निकला दृष्टिकोण है। अब यह शिक्षक का काम है कि छात्रों को किस तरह चीजें पढ़ाए। अच्छा, मतलब अभी भी इसे हटाने की गुजारिश नहीं की गई, उल्टा विचार और लेखक फलाना ढिकाना, जबकि अपने आप में ये पुरुषवादी बात है और महिला विरोधी बात है। अगर आप बच्चों को इस तरह से ट्रेन कर रहे हो कि महिलाएं नौकरी छीन रही हैं, वैसा ही है जैसे SC ST OBC के लोग आरक्षण से सवर्णों की नौकरियां छीन लेते हैं। ये विचार बिल्कुल उसी स्तर का विचार है। ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक,
ये हमारी शैक्षणिक तंत्र की विशेषताएं हैं जो बच्चों को सिखाई जा रही। आगे देखिए, फिर आगे कुछ और भी पढ़ाया जा रहा है। एक और जगह पाठ्य पुस्तक में, राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है कि मांस खाने वालों पर कभी भरोसा मत करो। ये भी एक राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया गया कि मांस खाने वाले लोगों पर कभी भरोसा मत करो। ये भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए। 11 साल के बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक में कहा गया है कि मांस खाने वाले लोगों हिंसा और यौन अपराध करते हैं। ये देखिए, अब आप बताइए, ये सब पढ़ा रहे हो और ये इसका उद्देश्य क्या है? अपने विशेष धार्मिक विचारों को शिक्षा के माध्यम से बच्चों के दिमाग में डालना। महिला विरोधी कौन सा धर्म में ये विचार है आपको पता है? मांस खाने वाले लोगों के प्रति विरोध विचार बनाना, ये भी किसके दिमाग, किस धर्म की विशेषता है और किस तरह के लोग ये बातें करते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं। 11 वर्षीय विद्यार्थियों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक ने 2012 में पुस्तक ने 2012 में तब हंगामा मचा दिया जब ये पता चला कि उसमें कहा गया था कि मांस खाने वाले लोग आसानी से धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, वादे भूल जाते हैं, बेईमान होते हैं और बुरे शब्द बोलते हैं, चोरी करते हैं, लड़ते हैं, हिंसा करते हैं तथा यौन अपराध करते हैं। दर्शकों आप समझिए, मतलब इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि मांस खाने वाले लोग, देख लीजिए, मतलब झूठ बोलते हैं, अपराध करते हैं, बेईमान होते हैं। ये इस तरह की बात है। आप सोचिए बच्चों के दिमाग में क्या डालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, आप खुद समझ सकते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर की पाठ्य पुस्तक में चल रहा था, विवाद हुआ, उसके बाद देख लीजिए इस पर विवाद हुआ तो क्या बोलते हैं इस पर जो क्या बोलते हैं सीबीएसई था, उसने कहा कि वो क्या बोलते हैं आपके जो राज्य स्तर की पाठ्य पुस्तक है उसमें निगरानी नहीं की जाती है। इस तरह का बयान देकर उन्होंने खुद को बचा लिया। पर बच्चों के दिमाग में ये डाला जा रहा है, अगर आपको बच्चे ये कहते दिखाई देते हैं, यहाँ पर आते हैं कि मांस खाने वाले लोग खराब हैं, कहीं ना कहीं शैक्षणिक तंत्र में ये चीजें उतारी गई हैं। वो अपने धार्मिक विचारों को शिक्षा के माध्यम से बच्चों के दिमागों में स्थापित कर रहे हैं और इसकी तैयारी वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। ठीक, आपको समझना पड़ेगा। तभी तो वो बच्चे और वो फौज तैयार हो गई है जो क्या बोलते हैं खास संप्रदाय के लोगों से नफरत करती है क्योंकि वो मांस खाते हैं। वो क्या बोलते हैं महिला विरोधी है क्योंकि महिलाएं नौकरियां खा रही हैं। वो आरक्षण विरोधी है क्योंकि उन्हें लगता है आरक्षित वर्ग के लोग उनका हक खा रहे हैं, जबकि है पूरा उल्टा। ठीक, पर ये विचार शैक्षणिक तंत्र के माध्यम से बच्चों के दिमागों में डाले जा रहे हैं। आगे देखिए। गधा पत्नियां, आगे देख लीजिए, आगे देखिए ये क्या छपा हुआ है। गधा पत्नियां, औरतों की स्थिति, पत्नियों की स्थिति गधे से तुलना की गई है और पत्नियों की हालत गधे के समान बताई गई। गधे गृहिणियों की तरह होते हैं। दरअसल एक पाठ्य पुस्तक में कहा गया था वे थोड़े बेहतर होते हैं। गधे गृहिणियों की तरह होते हैं और पर वो थोड़े बेहतर होते हैं, मतलब गृहिणियों की स्थिति गधों से भी गई बीती है, ये बताया जा रहा है। 2006 में यह पाया गया था कि उत्तर भारतीय राज्य राजस्थान में 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक पाठ्य पुस्तक में गृहिणियों की तुलना गधों से की गई थी। ठीक, आप अंदाज लगाइए, ये सब पढ़ाकर आपने बच्चों को बड़ा किया है और ये 2006 का पढ़ा बच्चा आज 2024 में ये पूरा जवान बन चुका है और ये समझता है कि औरतें गधों के समान होती हैं क्योंकि स्कूल में उसे यही पढ़ाया गया है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार गधे गृहिणियों की तरह होते हैं, उसे पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। गधा गृहिणियों की तरह होता है, उसे पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है और उसकी तरह उसे भी भोजन और पानी छोड़ना पड़ सकता है। वास्तव में गधा और उससे थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि गृहिणियां कभी कभी शिकायत करके अपने माता पिता के घर चली जाती हैं, लेकिन आप गधे को कभी भी अपने मालिक के प्रति बेवफा होते नहीं देखते। मतलब गधा महिलाओं से भी बेहतर है। ठीक है, गधा और महिलाएं बराबर हैं, गृहिणियां बराबर हैं। और फिर इनका कहने का मतलब गधा थोड़ा बेहतर है क्योंकि महिलाएं तो बेचारी बोझ ढो ढो के कभी माता पिता के यहाँ थोड़े समय रिलैक्स भी हो जाती हैं, गधा यह भी नहीं चाहता। हिंदी पाठ्य पुस्तक के हवाले से कहा गया था ये, और मैंने राज्य बताई दिए। ठीक है, ये स्थिति है। बाद में इनसे पूछा गया कि ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो कहते हैं एक अधिकारी ने अखबार को बताया कि तुलना अच्छे हास्य के तौर पर की गई। मतलब महिलाएं हास्य का विषय हैं और बच्चों को आप हास्य के तौर पर ये तुलनाएं सिखा रहे हो।
ये इनके लॉजिक है, मतलब कितना पुअर लॉजिक है। अब ये पढ़े लिखे लोग जब आज युवा स्थिति में होंगे तो क्या सोचते होंगे, आप खुद इसकी कल्पना कर सकते हो। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने क्या किया, और देख लीजिए, और बेवकूफी की इंतहा देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने क्या किया, न्यू मॉडिफाइड एंड ट्विस्टेड हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 6, ये देख लीजिए। गुजरात की एक पाठ्य पुस्तक में परमाणु इतिहास को थोड़ा उलझा दिया है। गुजरात में अलग ही परमाणु इतिहास पढ़ाया जा रहा है, एटॉमिक हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। देख लीजिए क्या स्थिति है। अब गुजरात वालों की तो आप समझते हैं उनकी बुद्धि कहाँ पर है और उनका दिमाग कहाँ पर है और वो क्या सोचते हैं, समझा जा सकता है। उनका हिस्ट्री भी बड़ा विचित्र है। इतिहास को पूरी तरह से विकृत करने वाली घटना के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है इस घटना को। एक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में, जिसके बारे में माना जाता है कि उसे पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात में 50,000 छात्रों को पढ़ाया गया था, कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका पर परमाणु हमला किया था। तो गुजरात के बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि जापान ने अमेरिका पर परमाणु हमला किया था। दैट्स व्हाट दे आर रीडिंग। आप समझिए, गुजरात अलग ही है, ठीक है, अनोखा ही है, और उनका हिस्ट्री भी अलग ही चल रहा है, ठीक है। दुनिया जमाने में अमेरिका ने जापान पे परमाणु हमला किया था, पर गुजरात के इतिहास में जापान ने परमाणु हमला किया था अमेरिका पर, और अमेरिका नष्ट हो गया था। आप देखिए, मतलब ये बच्चों को हिस्ट्री के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। ये पूरी स्थिति है। अधिकारियों ने कहा कि जिन पाठ्य पुस्तकों में महात्मा गांधी की हत्या की तारीख भी बदल दी गई थी, उन्हें ठीक किया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि वर्तमान में प्रचलन में मौजूद पाठ्य पुस्तकों को वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देख लीजिए और क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा इसे भी देखिए। सीवेज नहर, सुएज नहर की जगह बच्चों को सीवेज नहर पढ़ाया जा रहा है टेक्स्ट बुक में। सीवेज नहर एक शिपिंग लेन है, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के छात्र ये कहते हुए मिले कि सीवेज नहर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में से एक है, तो बहुत हैरान ना हो, राज्य में अंग्रेजी भाषा की पाठ्य पुस्तक में सीवेज नहर, ठीक है, सीवेज नहर को ही इस तरह से लिखा गया है कि वो सुएज नहर है, उसे सीवेज नहर ही लिखा गया है, ठीक है। 15 साल के बच्चों के लिए बनाई गई इस किताब में गांधी की स्पेलिंग गांडी लिख दी गई है, तो गांधी को गांडी पढ़ा रहे हैं और सुएज नहर को सीवेज नहर पढ़ा रहे हैं। ये चमत्कार महाराष्ट्र में हो चुका है, और जब इनसे पूछा गया तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये भी आपके चमत्कारिक इतिहास है, ये सब भारत में चलता रहता है, ठीक है। तो ये स्कूल कॉलेज की वानगी है जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया गया मजाक के तौर पर। थोड़ा सा मैंने कुछ आपको अंश बताए। महिला विरोध है इसमें, इसमें खास धर्म के लोगों को मांसाहारी बताकर उन पर विश्वास ना करने की बात की गई है, ये हमें दिखा। हमें गलत इतिहास के उदाहरण मिले, ये भी हमें देखने को मिला। गलत शब्दावलियां इस्तेमाल की गई, जानबूझ के गांधी को गांडी लिख दिया गया। आप समझते हैं कि कौन है जिन्हें काफी तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ गांधी जो भी हैं, मगर गांधी को आप गांडी तो नहीं कह सकते, ठीक है। बच्चों को कम से कम ये तो ना सिखाएं, ये तो गंदगी की पराकाष्ठा ही हो जाएगी मेरे ख्याल से। सही नाम भी हम ले सकते हैं, ठीक, ये है। इसके बाद ये सूडो साइंस की शुरुआत समाज के उच्च वर्ग से भी होती है। नेता, मंत्री, अभिनेता, न्यायाधीश, ये भी कम नहीं है सूडो साइंस को आगे फैलाने में। इनके भी बहुत सारे बयान है, देख लीजिए। तो भारतीय न्यायाधीश का ये बयान कि मोर सेक्स नहीं करते, इसका मजाक उड़ाया गया। 2017 में ये एक ब्राह्मण न्यायाधीश हैं, उन्होंने कह दिया मोर सेक्स नहीं करते। हालांकि भारत में ये धर्म से आया अविज्ञान बड़े पैमाने पे व्याप्त है, और बहुत सारे लोग अभी भी यही मानते हैं कि मोर सेक्स नहीं करते। पता नहीं मतलब इसमें क्या सुख मिलता है इन्हें कि मोर सेक्स नहीं करते, मतलब इसमें क्या फायदा क्या है, और आप बताना क्या चाहते हो, ठीक। आगे देखिए, न्यायाधीश महेश शर्मा ने टीवी चैनलों को बताया कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती हो जाती है, ये इन्होंने बताया है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता एक न्यायाधीश का उपहास उड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोरों को भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसलिए चुना गया क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है और ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। न्यायाधीश महेश शर्मा ने टीवी चैनलों को बताया कि मोरनी केवल मोर के आंसू पीकर ही गर्भवती हो जाती है। उन्होंने ये टिप्पणी अपने इस विचार के समर्थन में की कि गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में
बाघ के स्थान पर स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र भी है, ठीक है, पवित्र भी है। तो ये महेश शर्मा न्यायाधीश हैं, 2017 में काफी चर्चाओं में रहे अपनी बेवकूफी और मूर्खतापूर्ण बातों के लिए, ठीक है। और मोर मोरनी सेक्स नहीं करते, ये तो भारत में बड़े पैमाने पे धर्म ग्रंथों से प्रचलित है। धर्म कितना बेवकूफ है कि उसे ये भी नहीं पता कि मोर मोरनी सेक्स करते हैं कि नहीं करते, ठीक। आप कल्पना करिए, मतलब धर्म ग्रंथ लिखने वालों ने कभी जंगलों में जाकर मोर मोरनी के संभोग को देखने की जहमत भी नहीं फरमाई। ये धर्म ग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मणवादी लोग अपने सुविधाजनक कमरों में बैठकर जो मन में आया लिखते रहे। इन्हें यह भी नहीं पता कि इनके बगल के जंगल में मोर मोरनी संभोग कर रहे और बच्चे पैदा कर रहे। सोच के देखिए, मतलब ये सबको पता होगा, बस इन्हें नहीं पता। इन्होंने धर्म ग्रंथों में इसी तरह से बता दिया, ठीक। और मोरनी आंसू पीकर गर्भवती हो जाती। ये अपने बाबा ढाबा तमाम सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, सूडो साइंस। और ये समाज में एक विशेष विचार के साथ फैलाई जाती हैं ये चीजें, ताकि ये बताया जा सके कि क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं कि संभोग करना बुरा है, जो संभोग नहीं करते वो अच्छे लोग हैं। ये बाबा खुद को ब्रह्मचारी बताते हैं और कहते हैं संभोग नहीं करते ये दूसरों से ऊपर हैं। ये सब ये स्थापित करने की कोशिश की जाती है, ये सारी बातों को करके, ठीक है। फिर वो गाय को भी राष्ट्रीय पशु बनाना चाह रहे थे महेश शर्मा जी, जज साहब, क्योंकि वो कह रहे थे वो क्या बोलते हैं, ज्यादा पवित्र है बाघ की तुलना में। मतलब इसका कोई क्या लॉजिक है, ये यही जान सकते हैं ये सब बातें करने में, ठीक है। विशेषज्ञों ने उनके दावों को खारिज कर दिया। श्री शर्मा ने जयपुर में संवाददाताओं से बताया कि उनका मानना कि लोग मोर और गाय दोनों उनके दैविक गुणों के कारण पूजे जाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनकी सिफारिश है कि सरकार को गाय को तुरंत राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने इस पर कड़ी असहमति दर्शाई हुई है। काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी महेश शर्मा जी की, लेकिन आप भी जानते हैं कि पुरानी एक कहावत है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। ऐसे जो क्या बोलते हैं बामन हैं, वो क्या बोलते हैं सब कुछ हो जाए, लेकिन जैसे कहते हैं वो हेरा फेरी तो तब भी करेगा ना, वो सारी बातें कर लेगा, वो न्यायाधीश भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन वो अपने जो जात व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और सुविधाएं हैं उन्हें बचाए रखने की छोटी मोटी हेरा फेरी तो करता ही रहेगा, वो तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी ये विशेष स्थिति दिखती है। बाद में पक्षी विज्ञानी विक्रम ग्रेवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मोरों के द्वारा प्रजनन के लिए आंसू पीने की बात पुरानी झूठी धारणा है। वे अन्य सभी पक्षियों की तरह यौन मैथुन के माध्यम से बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्थिति हो चुकी है, 2014 की स्थिति है। उसके बाद ये बीबीसी ये भी लिखता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 2014 में बीबीसी कहता है कि हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के भारत में संघीय सरकार बनाने के बाद कई राज्यों में सक्रिय रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकार की तरफ से स्वयं को गौ रक्षक बताने वाले ये लोग समूह खड़े हो गए, ठीक है। ये इस तरह के लोग हैं, तो आप समझते हैं कि ये सुविधा कहां से आ रही है और किस तरह के लोग इस विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, फिर हम ये देखते हैं कि इस मामले में मंत्री संतरी भी पीछे नहीं रहे। 2014 के बाद इन्होंने भी खूब अपने मुंह से सूडो साइंस उगला और साइंस को धकियाया, ये भी हमने देखा। प्रधानमंत्री भी इसमें कहीं से पीछे नहीं रहे, ठीक। गाय से लेकर विमान तक भारतीय मंत्री जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास को फिर से लिखा। तो भारत के ये मंत्री हैं, ये विज्ञान के इतिहास को फिर से लिख रहे हैं, बड़ा रोचक है। और गाय से विज्ञान, सबके ज्ञानी यही लोग हैं। मतलब आप मंत्री बन जाएं, बाबा बन जाएं, ढाबा बन जाएं, तो आपको सब ज्ञान हो जाता है। साइंस तो आपके जूते की नोक के रखी रहती है और आपको साइंस का सब आता है। जैसे बाबा रामदेव, मतलब ऐसा दिखाता है जैसे उससे सारा फिजियोलॉजी एनाटॉमी रटी है, दो चार शब्दों को बोलकर अंग्रेजी के। ये ऐसे ही मंत्री संतरी भी हैं। ये नहीं गलतफहमी हो जाती है मंत्री होने के बाद कि साइंटिस्ट भी हो जाते हैं। मतलब भारत की ये विशेषता है कि भारत में कोई व्यक्ति थोड़ा अच्छा हो जाए तो उसे विज्ञान का एक्सपर्ट वो अपने आप मानने लगता है और अपने सूडो साइंसों को, अपनी सोच समझ को विज्ञान का जामा पहनाकर लोगों के सामने रखने लगता है। देखिए क्या मामला है, ठीक। राइट ब्रदर्स हैं, प्लेन बना रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। दुनिया का पहला सफेद प्लेन उड़ाया था और सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीयों को इसी से हुई थी जब राइट ब्रदर्स ने पहला सफल प्लेन उड़ाया था। बहुत तकलीफ हुई।
भारतीयों को इतनी तकलीफ हुई कि यार ये कैसे हो गया यार, हमारे धर्म ग्रंथों में तो कई विमानों की बात है, पुष्पक विमान, फलाना विमान, ढिकाना विमान, ये साले अंग्रेजों ने कैसे विमान बना लिया। तो जल्दीबाजी में उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं होता। ठीक, मतलब भारतीयों से ज्यादा फेंका फाकी कौन कर लेगा। ठीक, तो फिर जल्दीबाजी में धर्म ग्रंथ लिखे गए, आपको भी पता है, और चालाकी से उन्हें ये बताने की कोशिश की गई कि भाई ये भारत के पास तो पहले से ही विमान बनाने की तकनीक थी, और बड़े महर्षि हैं वो बता के गए थे, और अतीत में ही ये विज्ञान विमान बनाने की पूरी कला हमारे पास उपस्थित हो गई। ठीक, देख लीजिए, भारत के राज्य शिक्षा मंत्री सतपाल सिंह ने बुधवार को यह कहते हुए कुछ लोगों को चौंका दिया कि इंजीनियरिंग के छात्रों को प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ओहो, आप सोचो जरा, कि सतपाल सिंह बताएगा कि इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि विमान का पहली बार उल्लेख प्राचीन हिंदू काव्य रामायण में किया गया था। ओहो, क्या बात है। ठीक, दिल्ली में आयोजित एक इंजीनियरिंग पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्री सिंह ने उपस्थित लोगों को यह भी बताया कि पहले कार्यशील विमान का आविष्कार राइट बंधुओं से 8 वर्ष पहले शिव कुमार बाबूजी तलपड़े नाम के एक भारतीय ने कर दिया था। तो तलपड़े जी पहले ही विमान बना चुके थे, बस ये और बात है कि उस विमान को उन्होंने कभी अपनी किताबों से बाहर नहीं निकाला। राइट बंधु ने इस विमान को किताबों से बाहर निकालकर जमीन पे उतार दिया। अब तलपड़े बेचारा किताबों में ही बैठा रहा, ठीक, या दिमाग में बैठा रहा। ठीक, ये भी मजेदार स्थिति है। तो ये पूरा तलपड़े वाला मामला तो आपने कई बार सुना होगा, कोई नई बात तो है नहीं। ठीक, और ये पूरा सूडो साइंस के रूप में आपको दिखाई देता है। आगे देखिए, शिव कुमार बाबूजी तलपड़े की कथित उपलब्धियां अभी भी अपुष्ट हैं, और श्री सिंह की टिप्पणी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि वे ऐसे दावा करने वाले पहले भारतीय मंत्री नहीं हैं, चाहे यह विज्ञान में प्राचीन भारत के योगदान के बारे में हो या फिर विमान के आविष्कार के बारे में। ठीक है, तो दर्शकों ये तो आपको भी पता है, तलपड़े वाली पूरी कहानी, वैमानिक शास्त्र और तमाम सारे ऋषि मुनि लिख के गए थे। ठीक, ये तो आप भी जानते हो। वैमानिक शास्त्र के सत्य को तो स्वयं 40 साल पहले ही डिबंक किया जा चुका है, आज की बात नहीं, बहुत पहले ही वैमानिक शास्त्र को डिबंक किया जा चुका है। और वो वैमानिक शास्त्र में जो 4 प्रकार के विमान बनाने की बात बताई गई है, तकनीकी रूप से वैसे विमान कभी उड़ ही नहीं सकते, ये है। फिर गधे के मूत्र का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके विमान कभी उड़ाया नहीं जा सकता, अब ये भी परेशानी है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन भारतीय महर्षि थे, गधे के मूत्र से विमान उड़ाते थे। पता नहीं गधा कितना मूतता होगा बेचारा, तब जाकर कहीं ये विमान उड़ पाता होगा। मतलब मुझे तो पता नहीं कितने गधों को लगाना पड़ता होगा, पर चलिए इनके किताबों में तो यही लिखा है कम से कम। और आप लोग चाहेंगे तो वैमानिक शास्त्र के पूरा जो क्या बोलते हैं उसका पूरा एक पूरा डिबंक भी है, और वैमानिक शास्त्र में क्या क्या मजाक लिखा हुआ है वो सब चीजें भी हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे किसी दिन, अगर आपको लगता है कि हमें इस पर फिर से बात करनी चाहिए। हालांकि ये सब बातें पहले हो चुकी हैं, ठीक, पर उसमें ये सारी बातें बचकानी बातें वहां पे लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों से ये बताने की कोशिश है कि भारतीयों के पास अतीत में बड़े महान विमान होते थे, और पश्चिम ने ये सब चुरा लिए, ये सारी पुरानी बातें। और यही सब बातें मतलब आईआईटी में पढ़ने वाले लोगों के टिपिकल 3-4 सूडो साइंस उन्हें वहां से मिलते हैं। पहला विमान भारतीयों ने पहले ही बना लिया था, तलपड़े ने। दूसरा, बंदर सूरज खाता है, ये आईआईटी से निकला हुआ सूडो साइंस है, वहां के बच्चे मानते हैं, ये तमाम आचार्यों ने वहां जाकर ये सिखाया हुआ है। ठीक, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान भारतीयों को बहुत पहले से था, सारे सोलर सिस्टम के बारे में पता था। ये 5-6 तरह के सूडो साइंस आईआईटी के बच्चों को गिफ्टेड मिलते हैं, जैसे ही प्रवेश करोगे वहां आपके वहां के टीचर आपको तुरंत बता देंगे कि यार ये भारतीयों को सब पहले से पता था। ठीक, आगे देख लेते हैं। 2015 में एक प्रतिष्ठित विज्ञान सम्मेलन में एक वक्ता ने श्रोता को बताया कि आविष्कार वास्तव में भरद्वाज नाम के ऋषि ने 7,000 वर्ष पहले किया था। तो भारत में विमान शास्त्र और विमानों का आविष्कार भरद्वाज ऋषि ने 7,000 वर्ष पहले किया था। दर्शकों को याद है ना ये भरद्वाज ऋषि कैसे पैदा हुए थे, ये तो आपको पता होगा ना। ठीक, अब इनके पैदाइश की बड़ी रोचक कहानी है भरद्वाज ऋषि की। ठीक,
और इन भरद्वाज ऋषि ने 7000 साल पहले विमान का आविष्कार कर लिया था, किताब लिख दी थी इन्होंने, वही ज्ञान अब उपलब्ध है, ऐसा दावा भी किया गया है। ठीक, चलिए किसी दिन हम वैमानिक शास्त्र और विमान पर लिखी हुई एक जो 2 किताबें हैं उसका भी मूल्यांकन करेंगे कि लिखा क्या है उनमें। ठीक, हाँ, एक और पायलट हैं आनंद बोडस, इन्होंने भी दावा किया है कि हजारों साल पहले विमान संग्रहण, अत्यधिक आधुनिक रडार और जैसी प्रणालियां भारतीयों के पास मौजूद थी। ये भी सब चला, इन्होंने खूब दावे किए। ठीक, हालांकि इसके प्रमाण तो उपलब्ध है नहीं। फिर प्लास्टिक सर्जरी के देवता, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको पता ही है, हिंदू देवता गणेश, शरीर का जिनका सिर हाथी का है, इनके संदर्भ में क्या था। तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के अस्पताल में डॉक्टर और चिकित्सक कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा था, हिम्मत बड़ी गजब की है, डॉक्टरों के सामने बैठकर ये सूडो साइंस बोलने की हिम्मत रखते हैं। ठीक, ये गजब की चीज। कहा था कि हिंदू भगवान गणेश की कहानी से पता चलता है कि प्राचीन भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उस समय कोई प्लास्टिक सर्जन रहा होगा जिसने एक इंसान के शरीर पर हाथी का सिर लगाया और प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की। बहुत बढ़िया, ये हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो ये सूडो साइंस की चरम स्थितियां देखिए। आज भी 2014 के बाद एक बड़ा तबका इस बात को सच मानता है कि प्लास्टिक सर्जरी वास्तव में भारत से शुरू, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला, बड़े बच्चों के दिमागों में ये सूडो साइंस सच के रूप में अब तक स्थापित हो चुके हैं। ठीक, कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत वास्तव में कौन ने की? शिव जी कर रहे हैं गणेश के सर पे, वो सर लगाकर, हाथी का सर लगाकर। ठीक, चलिए ये भी है। फिर दिव्य इंजीनियरों के दावे भी किए गए। ठीक, क्या भगवान राम ने समुद्र पार कर श्रीलंका तक पुल बनाया था? ये भी आपको पता है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवताओं में से एक रामायण के नायक राम के इंजीनियरिंग कौशल की प्रशंसा की। अच्छा, राम इंजीनियर भी थे, ये भी देख लीजिए। रामायण में कहा गया है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए श्रीलंका तक पुल का निर्माण किया था, जिसका अपहरण देश के राक्षस राजा ने कर लिया था। अच्छा, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला समुद्र का सकरा हिस्सा है, जो इस बात को संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच शायद एक जमीनी संपर्क रहा होगा। कई हिंदू मानते हैं कि वास्तव में भगवान राम के द्वारा बनाया गया पुल के अवशेष। ठीक, ये आपको पता ही। चलिए, तो ये दावे भी हो चुके हैं और मंत्री स्तर पे हो चुके हैं। फिर गाय ऑक्सीजन देती है, ये भी दावा आपने बहुत सुना होगा, ये भी इसमें कोई नई चीज नहीं है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि गाय वैज्ञानिक महत्व को समझना होगा गाय के, और क्योंकि वह दुनिया में एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है। अब इनसे ये पूछो कि वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है और कहाँ से छोड़ता है, थोड़ा लॉजिक तो बताओ। मतलब हम टेक्निकली भी इस बात पे जाएं कि गाय नाक से ऑक्सीजन लेती है तो छोड़ती कहाँ से? ठीक है, ऑक्सीजन लेकर वो उपयोग कर लेती होगी। अब उपयोग करके बाद में दूसरी कन्वर्टेड गैसें थी छोड़ेगी, नाक से जो छोड़ेगी, या फिर पीछे से छोड़ती है? तो पीछे से भी ऑक्सीजन छोड़ने की संभावना नहीं होती। ठीक, दोनों जगह से नहीं होती। तो मतलब टेक्निकली भी पॉसिबल है ही नहीं कि एक जीव जो गैस इनहेल करे वही गैस वापस छोड़ दे, उसकी भी संभावनाएं किसी तरह से दिखाई नहीं देती। लेकिन ये सूडो साइंस चलता है भारत में। ठीक, मीडिया में इनका उपहास उड़ाया गया जब ये बात इन्होंने कही हुई थी। ठीक, चलिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के सिद्धांत को खारिज किया। 2019 में ये भी हो चुका है, आइंस्टाइन के सिद्धांत को भी खारिज कर चुके हैं भारत के वैज्ञानिक। ठीक है, एक भारतीय वैज्ञानिक ने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन गलत थे और गुरुत्वाकर्षण तरंग का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी तरंग रख देना चाहिए। ठीक है, तो आइंस्टाइन भी गलत हो चुके हैं भारत में, ये तो आपको पता होगा। भारत में वैज्ञानिकों के प्रमुख सम्मेलन में वक्ताओं को तर्कहीन दावे करने के लिए निशाना साधा है, जिसमें यह दावा भी शामिल है कि स्टेम सेल अनुसंधान का आविष्कार प्राचीन हिंदुओं ने किया था। अच्छा, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी हिंदुओं ने ही इजाद की हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, थोड़ा आप गिनते जाइएगा क्या क्या भारतीयों ने आविष्कार किया था प्राचीन काल में। ठीक, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी भी भारतीयों की ही है। ठीक है,
वार्षिक विज्ञान कांग्रेस में कुछ शिक्षाविदों ने आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के निष्कर्षों को खारिज कर दिया। हिंदू पौराणिक कथा और धर्म आधारित सिद्धांत तेजी से भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस वर्ष शिखर सम्मेलन में कई टिप्पणियां विशेष रूप से हास्यास्पद थी। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, देखिए इसमें दक्षिण भारत के एक विश्वविद्यालय के प्रमुख ने एक पुराने हिंदू ग्रंथ का हवाला देते हुए प्रमाण दिया कि स्टेम सेल अनुसंधान की खोज भारत में हजारों वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, अब ये बताइए, हजारों वर्ष पहले स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बना ली थी इन्होंने, मतलब इन्हें सेल का भी पता था और स्टेम सेल का भी पता था। ठीक, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति जी नागेश्वर राव ने यह भी कहा कि हिंदू धार्मिक महाकाव्य रामायण एक राक्षस राजा के पास आधुनिक श्रीलंका में 24 प्रकार के विमान और लैंडिंग स्ट्रिप का एक नेटवर्क था। यह भी आपको पता होगा, 24 प्रकार के विमान थे रावण के पास और लैंडिंग स्ट्रिप भी था। ठीक, ये सब भी था उसके पास। आगे देखिए, वैज्ञानिक सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने कहा कि आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों गलत थे। गुरुत्वाकर्षण तरंग का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी तरंग रख दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये भी है। डॉक्टर के जे कृष्णन ने कथित तौर पर कहा कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण बलों को समझने में विफल रहे और आइंस्टाइन के सिद्धांत भ्रामक थे। बहुत बढ़िया, ये भी देख लीजिए। फिर ये सब बोलने के बाद देख लीजिए, ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस के महासचिव थे पी माथुर, उन्होंने इन सब टिप्पणियों से विज्ञान कांग्रेस को अलग कर लिया। उन्होंने कहा भाई उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, छद्म विज्ञान हाशिए से मुख्य धारा की ओर बढ़ रहा है, ये भी छप चुका है, इसके बारे में बात हो चुकी है। ठीक, छद्म विज्ञान किस तरह से हाशिए पे था और ये इन 10 सालों में ये मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो भारत में दोनों साथ चल रहे हैं दर्शकों। अगर आप देखें तो विज्ञान और छद्म विज्ञान दोनों ही आगे बढ़ते थे। एक तरफ विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत तरक्की कर रहा है, दूसरी तरफ छद्म विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने गजब की तरक्की की हुई है। ठीक, ये भी दिख रहा है। आगे देखिए, भारत के शीर्ष विज्ञान सम्मेलनों में भी हिंदू राष्ट्र विचारधारा वाले शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जाने लगा है, जिन्होंने भी इस तरह के विचित्र दावे किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के दावे किए आमतौर पर धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कल्पित गौरवशाली हिंदू अतीत की ओर इशारा करते हैं। भाजपा और उसके कट्टरपंथी सहयोगी लंबे समय से राजनीतिक हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पौराणिक कथा और धर्म को मिलाते हैं। आलोचकों का कहना है कि इसमें विज्ञान को जोड़ने से सिर्फ नकली विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा और वैज्ञानिक सोच खत्म होगी। ठीक, एक और दावा था, देखिए, भूवैज्ञानी आशु खोसला ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस में शोध पत्र प्रस्तुत करते कहा था कि हिंदू देवता ब्रह्मा ने ही डायनासोरों की खोज की थी और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका उल्लेख है। तो ये जो आशु खोसला हैं, ये तो शोध पत्र भी जारी कर चुके हैं। ब्रह्मा जी ने डायनासोर की खोज की थी। अब ब्रह्मा जी ने डायनासोर बनाया था कि खोज की थी, अब ये बताएं। और इसका उल्लेख ग्रंथों में भी है, ये देख लीजिए, डायनासोर तो मिलता है हिंदू ग्रंथों में। ठीक, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। संसद में देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक ने 2014 में ये कहा कि ज्योतिष के सामने विज्ञान बौना है और उन्हें ज्योतिष को सबसे बड़ा विज्ञान कहा। ये बातें कह दी थी। ठीक, क्या बोलोगे आप इसके बारे में? ठीक,
तो ये दर्शकों आपके सामने कुछ उदाहरण थे जो इन 10 सालों में घटे हुए हैं। मैंने तो थोड़े ही आपके सामने रख पाया हूँ, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है। असलियत में इस तरह के बेवकूफ़ों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप उनके हर दावे को कवर कर भी नहीं सकते, ठीक है? और बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर कर पाना। वो इतना सारा मटेरियल है कि मैं क्या-क्या कवर करूँ। बेवकूफ़ी की चरम सीमाएँ हैं और आप उन्हें खारिज करोगे तो वो भी कोई सीमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप एक को डिबंक करोगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को डिबंक करोगे, तीसरा आ जाएगा। ये कुकर-मुत्तों की तरह ये लाखों की संख्या में है और ये प्लान बनाकर नियोजित तरीके से अपने छद्म विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी समाज में स्थापित ना हो। परेशानी ये है कि इतने सारे हैं कि इन्हें डिबंक करना आपके लिए किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका धंधा ही छद्म विज्ञान को आगे बढ़ा के, मतलब इस तरह के वीडियो बनाकर ही इनके धंधे आगे बढ़ते हैं सूडो साइंस के। तो आप इन्हें कैसे रोकोगे? सबसे बड़ी परेशानी है कि मतलब सूडो साइंस के वीडियो चलते बहुत है ना, सूडो साइंस की बातें बहुत चलती हैं। इस तरह की बातें करके भारत में कोई भी रातों-रात लोकप्रिय हो सकता है। किसी को भी अगर पॉपुलर होना हो, तो वो किसी पुराने धर्म ग्रंथ की कोई बात को पकड़ के उसे विज्ञान में तोड़-मरोड़ के बता दे। ऐसी 8-10 बात बता दीजिए, देखिए आपको आईआईटी में बुलाने लगेंगे वो भाषण देने के लिए, ठीक? ये बहुत आसान। इसलिए बड़ी पॉपुलैरिटी है इस तरह के लोगों की और बड़े सारी लोकप्रियता इस तरह के लोगों की हमें दिखाई देती है, ठीक? आगे हम चलते हैं अनडार्क की साइट पर आते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा छद्म विज्ञान का विरोध करते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा इनकी साइट से भी देखते हैं। इनका क्या कहना है इस शिक्षा में छद्म विज्ञान के प्रवेश को लेके, ठीक? भारतीय राष्ट्रवाद के बीच छद्म विज्ञान शिक्षा में प्रवेश कर रहा है, ये इन्होंने बताया। हाल के वर्षों में झूठ उन संस्थाओं में फैल गया है जहां वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को शिक्षित किया जा रहा है, ठीक? ये इन्होंने बताया हुआ है, ठीक? भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने और विभागों ने घोषणा की है कि उत्तर भारतीय शहर देहरादून के एक विश्वविद्यालय में आकाश फॉर लाइफ नाम का 4 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है? आकाश का हिंदी अर्थ आकाश या आत्मा होता है और हिंदू धर्म के अनुसार 5 सार्वभौमिक तत्वों में से एक है। इसके आयोजकों के अनुसार ये कार्यक्रम ऐसी पारंपरिक अवधारणाओं को एक अकादमिक क्षेत्र में एकीकृत करेगा और भारत के युवाओं को आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ प्राचीन विज्ञान के ज्ञान से परिचित कराने का प्रयास करेगा। अच्छा, मतलब आकाश नाम का एक आयोजन हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि भारत के बच्चों को, युवाओं को, वैज्ञानिकों को प्राचीन विज्ञान से परिचित कराना। प्राचीन काल में कोई विज्ञान था भी, पर ये तोड़ मरोड़ कर चीजों को रखेंगे और क्या करेंगे, ठीक? लेकिन जैसे इस घटना की घोषणा की गई, इससे भारतीय वैज्ञानिक समुदाय में हंगामा मच गया। उसी महीने के अंत में जारी बयान में गैर लाभकारी इंडिया मार्च फॉर साइंस के कर्नाटक चैप्टर में लिखा कि हम पंच महाभूतों की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। तो असलियत में ये आकाश के माध्यम से अपने पंच महाभूतों का जो सिद्धांत है उसे वैज्ञानिक जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुरंत ही कर्नाटक चैप्टर जो था, इंडिया मार्च फॉर साइंस कर्नाटक चैप्टर, उन्होंने लिखा कि वो पंच महाभूतों के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, ये अनसाइंटिफिक है, ठीक है? 5 तत्वों की हिंदू अवधारणा का जिक्र करते हुए आकाश, पृथ्वी, जल तत्व नहीं है। विज्ञान की किताबों में ऐसी अवधारणा बहुत पहले ही हटा दी गई, ठीक? तो ये जो मूल अवधारणा है कि आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इससे ही पूरा संसार बना, ये 5 तत्व हैं। आप भी जानते हैं एलिमेंट्स अलग होते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, एटम्स अलग होते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है? ये संसार आकाश, पृथ्वी, जल तत्व इनसे मिलकर नहीं बना हुआ है। ब्रह्मांड बेसिक एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और पहले ही विज्ञान ये सारी बचकानी बातों को खत्म कर चुका है। पंच महाभूत जैसी कोई चीज से ये संसार नहीं बना हुआ है। इनमें से आकाश तो बिल्कुल काल्पनिक है, ठीक? ईथर वो काल्पनिक स्थिति है, तो ये अपने आप में पहले ही खत्म हो चुका है कि इनसे दुनिया बनी है। ये हिंदू धर्म की अवधारणा होगी, पर हिंदू धर्म के लोगों को नहीं पता होगा कि असलियत में पृथ्वी, जल तत्व, पृथ्वी, जल, वायु ये स्वयं ही एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, ठीक? तो इन्हें बस इतना ही पता था कि ये चीजें हैं, इनसे दुनिया बनी है। और ब्रह्मांड तो में तो ये जल तत्व और ये बाकी तत्व नहीं, ब्रह्मांड तो बनने का मैटर, एंटी मैटर, वो बहुत अलग ही बात है, पूरी मामला ही अलग है, ठीक?
तो ये पूरी बात को उसी समय अस्वीकार कर दिया गया और तभी उधम इस पे शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल ने भी इस अध्याय ने भी इस अपनी अस्वीकृति दी। वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ज्ञान के लिए मानवता की खोज को कम या तुच्छ बनाने के किसी भी प्रयास को खारिज कर दिया जाना चाहिए और पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंडार्क की टिप्पणी पर के कई अनुरोध के बाद कोई जवाब नहीं दिया। अंडार्क वालों ने उनसे पूछा भी, भाई ये तो होता ही नहीं, पंच महादूत तो साइंस में कब का खारिज हो गया और फिर आप क्यों से आगे बढ़ा रहे हो? तो इन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। आकाश सम्मेलन भारत में छद्म विज्ञान के आरोपों का सामना करने वाली नवीनतम घटनाओं में से एक था, क्योंकि शिक्षाविदों ने देश में साजिशों और झूठ को बढ़ाने के बारे में चिंता बढ़ा दी थी। ठीक है, अंडार्क के लिए इस घटना की रिपोर्ट की थी, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की चर्चा में तेजी आई है, तेजी की उन संस्थाओं में फैल गई है जहां वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को शिक्षित किया जाना। ये सब खेल बड़े पैमाने पे चल रहा है। ऐसे आयोजन बड़े पैमाने पे आईआईटीज, आईआईएम बड़े स्थानों पर हो रहे हैं। बच्चों के दिमागों में सूडो साइंस धर्म को सत्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, ताकि बच्चे बंध जाएं धर्म से और उसे भी वैज्ञानिक रूप से सत्य माने। तो ये कभी भी बगावत करने की या उससे बाहर जाने की स्थिति में नहीं आएंगे। अगर आपने बच्चों को एक बार बता दिया कि जिस धर्म से आप इन्हें बांध रहे हो वो धर्म झूठ बोलता है, वो फर्जी है, काल्पनिक है, विज्ञान की कसौटी पर उसकी कोई बात खरी नहीं उतरती, तो आप मान के चलिए कि 90% बच्चे अगर ये जान गए तो उसी दिन वो धर्म से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो सूडो साइंस धर्म में घुसे, धर्म और सूडो साइंस के माध्यम से विज्ञान का जामा पहनाकर धर्म को सच बताने की कोशिश यहां पे चल रही है। ठीक है, मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एसोसिएट प्रोफेसर अनिकेत सोले ने कहा कि हाशिए पर रहने वाले लोगों की आवाजें बहुत कम और बहुत दूर तक फैली हुई थी, फिर भी सम्मेलन बैठक में प्रमुखता से इन्हें जगह दी जा रही है। ये सब इन्हें अब बुलाया जाने लगा। ठीक है, भारत में छद्म विज्ञान के उदय को भारतीय जनता पार्टी के उदय से जोड़ा गया है, जो कि एक दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी है। 2014 में सत्ता में आई है, नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। पार्टी के सदस्यों ने बार बार वैज्ञानिक झूठों को बढ़ावा दिया है, जैसे गाय के मूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है या प्राचीन भारतीयों में इंटरनेट का आविष्कार किया था। ठीक, तो ज्यादातर लोग इसी बात से सहमत हैं कि भाई ये सब खेल 2014 के बाद बड़े पैमाने पर चालू हो गया। सूडो साइंस को शिक्षा में घुसाने का प्रयास जो है ये बड़े सीरियस तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्रोफेसर सौमित्र बनर्जी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार इस प्रकार के छद्म विज्ञान का प्रचार कर रही है। ठीक है, इस तरह के दावे अक्सर आधुनिक विज्ञान पर परंपरागत विज्ञान की श्रेष्ठता का दावा करते हैं और सबूतों के तौर पर प्राचीन हिंदू ग्रंथों का हवाला देते हैं। हाल के वर्षों में उनके अकादमिक हलकों में भी छलांग लगा दी। ठीक, तो एकेडमिक्स में भी ये प्रवेश कर गए। ये देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम उत्तराखंड यूनिवर्सिटी यहाँ चल रहा है। 2022 के अंत में आकाश फॉर लाइफ में उपस्थित दर्शकों का एक स्क्रीनशॉट है। ये इतने सारे बेवकूफ बैठे हैं आकाश फॉर लाइफ में, ये पंच महाभूत इन्हें सिखाया जा रहा है, जबकि ये साइंटिफिकली खारिज कॉन्सेप्ट है। ठीक, सुन रहे हैं, यही कल बनेंगे भीड़, हिंदुत्व का झंडा उठाएंगे, लड़ने मारने की मानसिकता रखेंगे और अपने छद्म झूठे विज्ञान को सच्चे विज्ञान से बेहतर मानेंगे। ठीक, क्योंकि इनके लिए ट्रेंड किया जा रहा है इन सबको। ठीक, 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन कुलपति नागेश्वर राव ने कहा कि कौरव जो हिंदू महाकाव्य भारत में दिखाई देते हैं, स्टेम सेल और टेस्ट ट्यूब तकनीक से पैदा हुए थे। अरे ये बात तो पहले भी सुनी हुई है मैंने। ठीक, तो ये देख लीजिए, 2019 में ये नागेश्वर राव कुलपति हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जो कौरव थे वो स्टेम सेल तकनीक से पैदा हुए थे। अब कौरव कैसे पैदा हुए थे, इसकी कहानी तो हमने कई बार आपको सुनाई हुई है महाभारत में। कैसे कुंती पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, फिर उधर क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी जो है गांधारी, वो चिढ़ गई, फिर उसने भी प्रयास किए और फिर प्रेग्नेंट होती है, उसका लंबे समय तक बच्चे नहीं होते, फिर वो कैसे एक साथ बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं, वो पेट में मारती है जोर से हाथ, फिर उन्हें घड़ों में घी के साथ बंद करके रख दिया जाता है। ये कहानी आपने सुनी हुई है। ठीक, इससे ये कह रहे हैं कि स्टेम सेल तकनीक थी, घड़ों में मरे हुए बच्चों को रख देने से वो जिंदा हो जाते हैं 100,
इसे स्टेम सेल तकनीक बता रहे हैं कि भारत में महाभारत में स्टेम सेल तकनीक बनी हुई थी। ये नागेश्वर राव आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के एक कुलपति थे 2019 में। ऐसे ये सूडो साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों के दिमाग में गंदगियां भर रहे हैं। आगे देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के निदेशक लक्ष्मीधर बेहरा ने एक बार फिर पवित्र मंत्रों से भूत प्रेत भगाने का दावा किया था। अनुभव के बारे में पूछे जाने पर बेहरा ने बाद में अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि भूत होते। ये देख लीजिए, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसके निर्देशक हैं लक्ष्मीधर बेहरा मंडी के। मंडी तो आप आजकल जानते होंगे, काफी बहस में है, शायद कंगना रनावत वहां से लड़ रही है। मंडी के लोग शायद इन्हें डिजर्व करते हैं, ऐसे मूर्खों को, ठीक है, इसलिए कंगना रनावत को भी वहां पे रखा गया। उससे पहले ये देखिए, वहां पे मंडी प्रौद्योगिकी संस्थान में ये लक्ष्मीधर बेहरा थे और ये भूत प्रेत होने और देखने के दावे कर रहे हैं, उन्होंने भगाने के तंत्र मंत्र का सहारा लेने की बात भी कह रहे हैं। ठीक, मतलब बीजेपी के पास ऐसे लोगों की भरमार है, इतने सारे हैं कि आप उन्हें डिबंक भी नहीं कर सकते। ठीक, दे आर सो मेनी, और ये सब पढ़े लिखे सो कॉल्ड स्कॉलर पीएचडी करे हुए लोग हैं। ये अब सूडो साइंस को आगे बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक झूठों ने न केवल शिक्षाविदों के द्वारा समर्थन किया है गया है, बल्कि उन पाठ्यक्रमों में भी जगह बना ली है। ठीक है, 2020 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक कक्षा शुरू की। ये देख लीजिए, आईआईएम इंदौर में संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों से गणितीय वैज्ञानिक ज्ञान लेने के लिए एक कक्षा शुरू की गई। मतलब आईआईटी के लोग अब संस्कृत पढ़ रहे हैं और प्राचीन ग्रंथों से गणित और विज्ञान निकाल रहे हैं, सारा ज्ञान विज्ञान पढ़ के। ठीक, सोचिए जरा, ये सब शुरू हो रहा है। ठीक, इसी साल फरवरी में आईआईटी कानपुर में, जो देश की सबसे विशिष्ट विद्यालयों में से एक है, राजीव मल्होत्रा के अतिथि व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया। अतीत में मल्होत्रा ने ग्रीक सभ्यता के अस्तित्व को नकारने में एक व्यंग्यपूर्ण लेख का हवाला दिया था और चिकित्सा निदान को केवल विकल्प के रूप में तीसरी आंख की आध्यात्मिक अवधारणा को बताया था। ये देख लीजिए, ये मतलब और एक और जिसे अपन कहते हैं टुन्नी भी कहते हैं, ये मल्होत्रा है, ये तीसरी आंख की अवधारणा को चिकित्सा करने के लिए उपयुक्त बता रहा है। ठीक, बताइए जरा, मॉडर्न साइंस की वजह हद है। उसी महीने वैज्ञानिक और शोधों के एक समूह ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग की आलोचना की। सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों की नीति को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्थान बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम में मेडिकल ज्योतिषों को वैकल्पिक विषय के रूप में पेश करने के लिए, जो भारत में सैकड़ों संस्थानों में पेश किया जाता है, पाठ्यक्रम सामग्री में मंत्र सुरक्षात्मक शक्तियां वाले तावीज अनुष्ठान ज्योतिष गणित के आधार पर परामर्श के रूप में उपयुक्त बताया था। दर्शकों, ये ऐसे थोड़ा आप सुन लीजिए, ये क्या बात हो रही है, थोड़ा समझिए। बैचलर ऑफ आयुर्वेद की डिग्री में, मैंने बताया तो आयुर्वेद में ज्योतिष विज्ञान पहले से, तो अब ये षड्यंत्र चल रहा है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेद की डिग्री में बाकायदा ज्योतिष पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाए और उसमें इन्हें सिखाया जाए मंत्र, ज्योतिष और ताबीज अनुष्ठान, ये सब भी इन्हें सिखाया जाए। तो अब ये BA MS करे हुए डॉक्टर ये भूत प्रेत चुड़ैल चांडाल भी उतारेंगे, ताबीज भी बांधेंगे, ठीक है, मंत्र तंत्र भी करेंगे। ये इस तरह से पूरे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में ये अपने सूडो साइंस या धर्म आधारित ज्ञान को घुसेड़ने की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, और अगर ये आगे सरकार बन गई तो आप तैयार रहिए, ये सब भी होता दिख जाएगा। मतलब आयुर्वेद के अस्पतालों में आप देखेंगे भूत पिशाच चुड़ैल चांडाल, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर उतार रहा है, वहां पे किसी माता का मंदिर बना के पीट पीट के उतार रहा है, झाड़ू मार रहा है। ये सब भी आप अपने जीवन में देख लोगे अगर ये सरकार चलती रही तो। ठीक, इसकी भी प्रस्ताव पारित हो गए और आगे देखिए अगर ये रहेंगे तो कर ही देंगे। ठीक, आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा की एक परंपरागत प्रणाली है जो उपचार के लिए प्राकृतिक दृष्टिकोणों को अपनाती है। चिकित्सकों का मानना है कि बीमारी किसी व्यक्ति की चेतना में असंतुलन के कारण होती है, इसलिए वे एक उपचार प्रणाली का भरोसा करते हैं जिसमें जड़ी बूटी, व्यायाम, ध्यान शामिल होता है। ठीक, लेकिन आयुर्वेद विवाद का विषय है और इसके दावे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विपरीत
हो सकते हैं। केरल स्थित भारतीय लीवर डॉक्टर सेरिक एबी फिलिप्स, जो कि नियमित रूप से सोशल मीडिया पर छद्म विज्ञान दावों को खारिज करते हैं, ने कहा कि वैकल्पिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली छद्म विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, ठीक, आयुर्वेद पे जब हमने स्ट्रीम की हुई थी, ठीक। बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई थी असलियत में। बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक नुस्खों से बचपन से बड़े होते हैं और उन्हीं आयुर्वेदिक नुस्खों को इस्तेमाल करके ठीक भी होते रहते हैं, ठीक। तो जब मैंने आयुर्वेद पे स्ट्रीम की तो बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन था, अरे सर हम तो बचपन में आयुर्वेदिक दवाई खाकर ही ठीक होते थे, ठीक। फिर मैंने उन्हें बताया कि हो सकता है आयुर्वेद की जड़ी बूटी खाकर आप ठीक हो जाएं, पर वो साइंस नहीं है, तो विज्ञान नहीं है। विज्ञान की दवाई के फायदे नुकसान सेलुलर लेवल पे वो कैसे काम करती है, ये पूरा प्रोसेस प्रूवन होता है। जड़ी बूटी नीम हकीम तीर में तुक्का और अनुभव हैं। उसके फायदे आप हो सकता है ठीक हो गए हो, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी शरीर पे होते हैं, उनका कोई अध्ययन नहीं होता, ठीक है। इसलिए वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आते, भले ही आप कोई जड़ी बूटी खा के ठीक भी हो जाए, लेकिन उससे शरीर पे नुकसान क्या हुआ इसके कोई अध्ययन नहीं है, ठीक। इसलिए वो साइंस की कैटेगरी में नहीं आया करता। ये बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सी चीज है, समझने वाली बात है, पर भारत में लोगों को समझना बहुत मुश्किल पड़ता है कि साइंस अलग होती है और सूडो साइंस अलग होती है, ठीक। किसी चीज को वैज्ञानिक रूप से सही कहना एक अलग बात है, और किसी चीज को अनुभवों पर लाभप्रद बताना एक अलग बात है। आयुर्वेद की दवाइयां आपके अनुभवों पर लाभप्रद हो सकती हैं कि कोई खास चूरन चटनी खा के आप कुछ समय के लिए ठीक हो गए, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि उनकी स्टडी नहीं हुई है कि वो ना उनका प्रूवन तरीका है, ना उनका प्रोसेस ऑफ वर्किंग पता है कि शरीर में वो कैसे काम करती है और नुकसान क्या करती है, तो बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक। इसलिए वो साइंस की श्रेणी में नहीं आती, वो सूडो साइंस है। आगे देख लीजिए, आगे देखिए। फिलिप्स ने कहा कि आयुर्वेद विज्ञान में कोई आधार नहीं है, लेकिन पूरा पहलू यह है कि इसका भारत में सांस्कृतिक परंपरागत और धर्म से गहरा संबंध है। फिर भी उन्होंने कहा कि सरकार आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एक सरकारी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार करना है, ने ब्रिज कोर्स शुरू किया है, जिसमें छात्रों को शैक्षणिक स्तर के दूसरे संक्रमण में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को आधारित उपचार लिखने की अनुमति मिल सके, पश्चिमी चिकित्सा लिखने की अनुमति मिल सके। पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान पर अपनी डिग्री पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में कभी अध्ययन नहीं करने के बावजूद सरकार के मुताबिक ये कदम ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए था, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि कोई कमी नहीं है। हालांकि ब्रिज कोर्स को अंततः हटा दिया गया। कुछ राज्यों में आयुर्वेदिक डॉक्टरों को दवाई लिखने वितरित करने की अनुमति दे दी गई। ये भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा इन 10 सालों में हुआ कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो बीएएमएस करते हैं, वो चूरन चटनी सब सीखते हैं, उन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयां लिखने, इलाज करने के कुछ सीमित आधारों पर अनुमति देने को लेकर प्रस्ताव था। बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसे खत्म नहीं माना कि ये पॉसिबल नहीं है, बगैर आप एमबीबीएस की डिग्री करे कैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाई दे सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, पॉसिबल, ठीक। कुछ राज्यों में सीमित आधारों पर आयुर्वेद डॉक्टरों को कुछ दवाइयां लिखने की अनुमति दे दी है। अब आप अंदाज लगाइए कि एक आयुर्वेद का डॉक्टर जिसने कभी मॉडर्न मेडिकल साइंस पढ़ी भी नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता इनके बारे में, उसने आयुर्वेद की चूरन चटनी पढ़ी हो, वो कैसे दवाई लिखेगा, ठीक। तो बाद में क्या होगा कि वो मॉडर्न मेडिकल साइंस की दवाइयां लिखेगा ऐसे ही थोड़े छोटे मोटे ज्ञान के आधार पे, और फिर वो गलत दवाइयों के गलत नतीजे भी निकलेंगे। फिर अंत में लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस को गालियां बकेंगे, उस डॉक्टर को नहीं बकेंगे जो झोला छाप है, वो कहेंगे दवाई खराब है, ये विज्ञान की दवाइयां खराब होती हैं। ऐसे कर कर विज्ञान में अविश्वास बढ़ जाएगा लोगों का, ठीक, या वैज्ञानिक दवाइयों में अविश्वास बढ़ेगा। तो ये इस तरह का एक पूरा एक षड्यंत्र है, फर्जीवाड़े को, सूडो साइंस को साइंस के बहाने अंदर घुसाने का एक पूरा सिस्टम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अंडार्क की टिप्पणी पर कोई अनुरोध नहीं किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने पूछा भी था उनसे सब बारों में, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे देख लीजिए। देश के उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की बात हो रही है। भारत के सभी विश्वविद्यालयों से अपने छात्रों को कामधेनु गो विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।
जो गौ विज्ञान या गाय विज्ञान पर एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। अच्छा, ये भी देखिए, यूजीसी बाकायदा विश्वविद्यालयों में गौ विज्ञान पर परीक्षा आयोजित करवा रही है। अब सोचो, मतलब गौ विज्ञान भी होता है, आप अंदाज लगाइए। इसमें परीक्षा चल रही है भारत में, आपको पता ही नहीं होगा, ये सब भी खेल चल रहा है। एक मतलब बड़े पैमाने पे टुन्नी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है इस देश में, बच्चों को टुन्नी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। हम यहाँ जूझ जूझ के मर जाएंगे इनसे डिबेट करते करते, तो ये कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्हें टुन्नी वहीं स्कूल में ही तो बना दिया, गौ विज्ञान की परीक्षा ले ली, अब इनके दिमाग में तो बैठा दिया। सरकार भी मानती है यार, काऊ में साइंस है, ये बच्चे तो वही मानकर पढ़ बढ़ कर आगे आए हैं कि अरे गाय में तो बहुत विज्ञान है, डिवाइन है, दैवी है। ठीक, इसका संदर्भ उस पशु को शोध से है जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। परीक्षा के पाठ्यक्रम में दावा किया गया था कि गाय के वध के कारण भूकंप आते हैं और गाय की उपयोग गाय के उत्पाद कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। ये देखिए, इसका कोर्स सिलेबस भी देखिए, गौ विज्ञान परीक्षा का, गाय के मारने से भूकंप आते हैं, ठीक है, और गाय के उत्पाद जो हैं यानी बाई प्रोडक्ट जो हैं उससे बीमारियां ठीक होती हैं। ये बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये पढ़े लिखे बच्चे आगे निकल कर आएंगे, ये लोग हमसे डिबेट करेंगे। टुन्नी बनाने का पूरा एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। मुझे तो क्या मतलब, मैं कहूं इसे, अब ये कहे कि नेशनल टुन्नी मेकिंग प्रोग्राम चल रहा है। यूजीसी नेशनल टुन्नी मेकिंग प्रोग्राम आगे बढ़ा रही है। ठीक, क्या करोगे आप, मतलब किस स्तर पे ये पैसा खर्च करके पूरे समाज को अंधविश्वासी बना रहे हैं, और यहाँ दो चार चैनल बैठकर हम कितनी साक्षरता और कितने विज्ञान के इनके सूडो साइंस को खारिज करेंगे। आप समझिए किस स्तर पे काम करते हैं। ठीक, हमारे काम के स्तर बहुत छोटा है, इनके देखिए। आगे देखिए, तो ये प्रोफेसर नदीम हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए, भारतीय संस्कृति और विरासत पर गर्व करना महत्वपूर्ण है, लेकिन झूठे दावों के साथ अतीत का महिमा मंडन करना किसी के लिए भी भला नहीं होगा इससे। ठीक, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी कॉलीकट में भौतिकी यानी फिजिक्स के प्रोफेसर नटेशन योगेश ने कहा कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में कई प्रोफेसर अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शंकाए का अनुमोदन नहीं है। वे कुछ विचारों के साथ आते हैं और ऊपर से ही वे प्रस्ताव मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से पूरा खेल चल रहा है। हाई स्कूल पाठ्यक्रम में चार्ल्स डार्विन के जैविक विकास सिद्धांत का बहिष्कार भारत में राष्ट्रीय समाचार बन गया। 1800 से अधिक वैज्ञानिक शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों ने इस कदम की निंदा करते हुए पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस शिक्षा का उपहास बताया। ये भी आपको पता है, डार्विन का कॉन्सेप्ट हटा दिया था बच्चों के उसमें से। ठीक, हालांकि ऊपर की क्लासेस में है, पर बच्चों की क्लासेस से हटा दिया, और वहां गीता और तमाम सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। गाय विज्ञान बच्चों को पढ़वा रहे हैं, ठीक है, और गाय के मरने से भूकंप आता है ये पढ़ाएंगे डार्विन हटाकर। आप सोचिए जरा। आगे देखिए, भारत में कई शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख राष्ट्रीय सरकार के प्रमुख समर्थक या उनमें शामिल हैं। मतलब कई लोगों को इन्होंने अपने जो समर्थक हैं उन्हें ही कुलपति वुलपति बना दिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए शांति श्री धूली पंडित पंडित धूलीपुड़ी पंडित शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, मतलब ये क्या नाम है, अजीब सा नाम है। वो पिछले साल ही शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू जेएनयू का कुलपति बनाया गया। जेएनयू एक सेकुलर संस्था है, आप भी जानते हैं किस स्तर पे जेएनयू में खुले विचारों का और तमाम सारे विचारों का
बहस, डिस्कशन, डिस्कोर्स होता है और जेएनयू से एक से बढ़कर एक देश के विशिष्ट लोग, ज्ञानी विज्ञानी निकले। ठीक, तो जेएनयू में इन्होंने एक ब्राह्मण को बिठा दिया, ये शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है, इसे बिठा दिया। ठीक, अब ये वहां जेएनयू में जाकर अपनी धार्मिक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाती है। इन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी के लिए समर्थन के साथ साथ वामपंथी झुकाव वाली आवाजों को चीनी शैली उत्पीड़न का आह्वान किया था। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर पूर्व उम्मीदवार रूपिंदर तिवारी ने आरोप लगाया कि साक्षात्कार के लिए केवल भाजपा से जुड़े उम्मीदवारों को बुलाया गया था। इन्होंने, देखिए, ये धूली पंडित हैं और ये सब उन्हीं लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो ये भी आपको पता होगा, वैमानिक शास्त्र को लेकर बाकायदा आईआईटीज में व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। उसका एक लेटर है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसे समझिए। वैमानिक शास्त्र, गेट आंसर टू लाइक वी आर रियली दैट, ये पाइनियर, ये सब बताया है। और ये इसको लेके एक समिट आयोजित किया गया है, एंशियंट इंद्र इंडियन विमान, नासा विमान, ऐसे करके कंपैरिजन भी बताया गया है। एड्रेस, सोशल, ये सब बताया है। मुंबई में ये सब हो रहा है। वैमानिक शास्त्र वास्त्र वार्ता का एक पोस्टर अगस्त में फेसबुक पर साझा किया गया। ठीक है, और ये पद्मश्री डॉक्टर प्रहलाद रामा राव हैं, ये इसमें बात कर रहे हैं और इनका सहयोग कर रही हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सीएफडी एनालिस्ट काव्या वडाडी, ये इनका इसमें असिस्ट कर रही है वैमानिका शास्त्र के रूप में। ये इस स्तर पे कार्यक्रम है, लोगों के दिमागों में सूडो साइंस को साइंस के विकल्प के रूप में स्थापित करने का। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है। मुंबई के एक व्याख्यान देखिए, भारतम री अवेकनिंग आयोजित किया गया और इसमें क्या था, इसका शीर्षक में देखिए, वैमानिका शास्त्र था, जिसका संस्कृत अर्थ वैमानिका विज्ञान होता है। ठीक है, वही झूठी 40 साल पहले जिस वैमानिका शास्त्र को डिबंक किया जा चुका है, उसे अब 2014 के बाद समाज में मुख्य विज्ञान के रूप में स्थापित करने का पूरा षड्यंत्र है। ठीक, आगे देख लीजिए। लंबे समय से भारतीय समाज में व्याप्त है, ऐसा ही एक सिद्धांत बताता है कि उत्तर पश्चिमी शहर जोधपुर में प्राचीन परमाणु युद्ध के पर्याप्त सबूत हैं। यहां तक कि देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका दावा किया है। नरेंद्र मोदी दावा कर चुके हैं कि जोधपुर में परमाणु युद्ध हुआ था प्राचीन काल। सोचिए जरा, हिंदू भगवान गणेश, जिनका सिर हाथी का था, शरीर मानव का था, इस बात के सबूत हैं कि डॉक्टर कॉस्मेटिक सर्जरी का, अच्छा, नरेंद्र मोदी का एक कॉस्मेटिक सर्जरी का दावा था। ठीक है, ये दिख रहा है, और वो उसमें समिट में ये सब दावे किए गए थे, ये सब उसमें। ठीक, देख लीजिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है कि भारत के शिक्षाविद इस बात को लेकर चिंतित हैं, जैसे जैसे भारत में ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ रहा है, छद्म विज्ञान के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाने के देश में वैज्ञानिक अतीत को आगे बढ़ाने के समन्वित प्रयास भी जोड़ पकड़ने लगे। तो छद्म विज्ञान का आगे बढ़ना भारत के ध्रुवीकरण के आगे बढ़ने से, एक तरफ ध्रुवीकरण यानी सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है, वैसे ही उसी के साथ
भारत में सूडो साइंस को आगे बढ़ाने के भी प्रयास उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रवाद, धर्म और वैज्ञानिक बकवास का एक चिंताजनक मिश्रण है जो तेजी से समान बिक्री प्राप्त होता है, आसान बिक्री प्रतीत होता है। ठीक। और जो आबादी को गलत जानकारी देता है, हमेशा खुद के साथ मतभेद में थोड़ा छोड़ देता है। यही कारण है कि हमारे नेता वैज्ञानिक इस बारे में बात करते हैं कि विकास कैसे गलत है। ठीक है। HSBC में करंदित दीकर के सहयोगी खगोल शास्त्री अनिकेत सोले ने कहा कि ये कैसे भारतीयों ने सबसे पहले विमान या परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किया है, कैसे गाय की पूजा वैज्ञानिक है। ठीक है। ये प्रश्न भी उठाए हुए। ठीक। आगे देखिए, 2014 में एक विभाग जो वैकल्पिक और पारंपरिक भारतीय दवाओं में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता था, जिसमें होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद क्षेत्र शामिल थे, को मंत्रालय स्तर का दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो दर्शकों, इसे भी सुनिए। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के पहले तक एक डिपार्टमेंट था जिसका काम होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान पर शोध करना था। ठीक है। अनुसंधान करना था, इनके दावों पर अनुसंधान करना था। उसे इन्होंने क्या कर दिया, आयुष मंत्रालय के रूप में दर्जा दे दिया। ठीक है। मंत्रालय स्तर का दर्जा दे दिया गया और अब ये भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम करता है, आयुष मंत्रालय। ठीक है। और राजनीतिक नेताओं के द्वारा नवजात छद्म विज्ञान के तत्वों को प्रतिबंधित करने के लिए राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को बदलने के लिए पहले ही कई प्रयास किए जा चुके हैं। इस साल की शुरुआत में मानव संसाधन विकास मंत्री सतपाल मलिक ने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को पाठ्यक्रम से हटाने का आह्वान किया था। ठीक है। ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज सहित किसी ने भी लिखित या मौखिक रूप से ये नहीं कहा कि उन्हें एक बंदर को मनुष्य में बदलते देखा है। हमारे द्वारा पढ़ी गई किसी किताब या हमारे दादा दादी के द्वारा हमें सुनाई गई कई कहानी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मतलब ये जो मंत्री है ये कह रहा है क्योंकि इसके किसी पूर्वज ने नहीं बताया कि इंसान बंदर से बदला है, इसलिए इसे नहीं मानना चाहिए, डार्विन का सिद्धांत गलत है। आप सोच के देखिए ये। ठीक। देख लीजिए, तथ्य ये कि वैकल्पिक और प्राकृतिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अब हमारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर एक अलग आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेदिक योग। ठीक है। एक अलग आयुर्वेदिक योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी। और कई बार इसमें से कई दवाओं का ठीक से परीक्षण नहीं किया जाता है और उन्हें प्राचीन विज्ञान के रूप में विपणन यानी बेच दिया जाता है और मान लिया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने इनकी प्रभावकारी स्थिति का पता होगा। ठीक। ये ऐसे बिक रही हैं आयुर्वेदिक दवाएं, इनके कोई आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं, इनके कोई परीक्षण थोड़ी हो रहे हैं। ठीक। ये न केवल भारतीय वैज्ञानिक क्षमता को कम करता है बल्कि इससे वास्तविक क्षति भी होती है, ये चिकित्सकीय लापरवाही भी है। ठीक। आगे देख लीजिए, G20 शताब्दी से पहले के भारतीय विमानों की अवधारणा का समर्थन करती है, अन्य दावों के साथ, जिसमें यह भी शामिल है कि प्राचीन भारत में बैटरी और बिजली आम थी। सुले ने कहा कि मौजूदा सरकार के करीब लोग हैं जो महसूस करते हैं कि विज्ञान और इतिहास का वर्तमान पाठ्यक्रम बहुत अधिक पश्चिम केंद्रित है और उन्हें इसके दूसरे चरम पर ले जाने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी भी ऐसी संस्था के, ठीक है, किसी भी ऐसी संशोधन के खिलाफ खड़ा होना महत्वपूर्ण है जो उचित अकादमिक विचार विमर्श के बिना पेश किया जाता है। ठीक। चलिए, ये सब भी चल रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। ये करिंदर हैं, ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग प्रयास नहीं कर रहे, छद्म विज्ञान के दावों को चैलेंज भी किया जा रहा है, लेकिन सत्ता की शक्ति है और सत्ता की शक्ति जो है वो अभी उनके पास है
और वो इसका उपयोग करके जो चाहे वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे। गधे के मूत्र से बने ईंधन एक अन्य प्राचीन भारतीय तकनीक पर अनुसंधान के वित्त पोषण की वैधता पर एक समान प्रश्न ने कार्यकर्ताओं को लगभग बाहर कर दिया। ठीक है। देखिए, गधे के मूत्र से ईंधन बनाने के पर भी बहस हो चुकी है। दया हिंदू दक्षिणपंथी एजेंडा है, हर कीमत पर छद्म विज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है। वेदों में डायनासोर का उल्लेख था, ये सब बातें भी आगे चलती दिखाई दे रही, ये सब भी इस डिटेल में पहुंच चुका है। ठीक। तो दर्शकों, ये इतना कुछ छद्म विज्ञान के संदर्भ में 2014 से 2024 के बीच में किया गया। हमने इस पूरे कवरेज में कई चीजें देखी कि बच्चों के स्कूली स्तर पर भी जो भी इनकी धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं हैं, कुप्रथाएं जिसे हम कहते हैं, उन्हें स्थापित करने के प्रयास हैं। तो ऊपरी स्तर पर आईआईटी और उच्च शैक्षिक संस्थानों में भाषण और तमाम सारे माध्यमों के माध्यम से छद्म विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के तरीके हैं। कुल मिलाकर धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराओं को समाज में वैज्ञानिक सत्य के रूप में स्थापित करने का ये षड्यंत्र यहाँ पे चल रहा है, ताकि लोग धर्म से जुड़े रहें। ये डर है धर्मांध लोगों का कि विज्ञान एक दिन उनकी पोल खोल देगा। ठीक है। विज्ञानवाद का प्रसार इन धर्मांध लोगों को डराता है। ये जानते हैं कि बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं और आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन ये सत्य समझ जाएंगे कि धर्मों में लिखी सारी बातें कपोल, काल्पनिक और गाथाएं। इसलिए अब धार्मिक लोग अब एक नए स्वरूप में अपने धर्म ग्रंथों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो छद्म विज्ञान के रूप में ये बता रहे हैं कि ये सारा विज्ञान जो हमें बता रहा है आज, ये सब धर्म ग्रंथों में बैठे काल्पनिक ईश्वरों को और उन्हें रचने वालों को बहुत पहले से पता था। ठीक है। आज हमारे सामने दावे किए जा रहे हैं। ये सब पता था 1000 साल पहले, वेदों में, पुराणों में सारा विज्ञान था, सब पता था। ठीक। सारी जानकारी थी। पर ये कभी नहीं बताते कि सब पता था तो उन्होंने तब मोबाइल क्यों नहीं बना लिए, टीवी क्यों नहीं बना ली। इससे भी बढ़कर बहुत छोटा सा एक साबुन का आविष्कार कर लेते, ताकि पॉटी करके राख से हाथ ना धोते, साबुन से धो लेते। पानी ढोने के लिए एक वाटर पंप बना लेते, ताकि नदियों के किनारे रहने की मजबूरियां ना रहती। प्राचीन सारे शहर नदियों के किनारे बसे होते थे, क्योंकि दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। बिजली थी नहीं, पानी हाथों से ढूंढना पड़ता था। बेहतर नदी के किनारे रहना था। ठीक। भारत की आधी आबादी नदियों के किनारे बस। ठीक। ये जवाब नहीं थे। ये जवाब नहीं देंगे क्यों गधे घोड़े जानवरों पर बैठ के इनके भगवान चलते थे और ये भी चलते थे। क्या इन्हें मशीनें बनानी नहीं आती थी? और इनके वेदों पुराणों में इतना ज्ञान विज्ञान था तो उन्होंने बनाया क्यों नहीं? इसके जवाब कभी नहीं देंगे। ये केवल पिक एंड चूज करते हैं कुछ खास चीजों को जो धर्म ग्रंथों में मेंशन है। ठीक। और उन्हें वर्तमान विज्ञान से जोड़कर ये बताते हैं कि देखो, धर्म ग्रंथों को भी पता था। ठीक। इसे समझिए, कोई जानकारी पता होने में और प्रक्रिया का पता होने में, प्रोसेस का पता होने में जमीन आसमान के अंतर होते हैं। लेकिन अब यही तरीका अपनाया जा रहा है। धर्म खतरे में है, वास्तव में धर्म खतरे में। विज्ञान कांग्रेस में शुरुआत भी है, धर्म खतरे में, धर्म सच में खतरे में। पर धर्म किसी मुसलमान से खतरे में नहीं है, धर्म विज्ञान से खतरे में। ये आप मान के चलिए कि विज्ञान तर्क, बुद्धि, विवेक अगले 100-200 सालों में इस स्तर पर स्थापित कर देगा कि ये धर्म ग्रंथों के सारे झूठे पाठ छोटे पड़ जाएंगे। ज्यादा समय नहीं है, बच्चे जान जाएंगे कि इस धर्मों में लिखी बातें सब अवैज्ञानिक है। इसलिए धर्म को वैज्ञानिक रूप से सच सिद्ध करने में पूरे एफर्ट लगाए जा रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखें तो इस पूरे आर्टिकल का सार भी था कि दो चीजों पे एफर्ट है। एक, समाज के ध्रुवीकरण, यानी समाज बटा रहे इस पर, और दूसरा, धार्मिक ग्रंथों के सूडो साइंस के रूप में समाज में
स्थापित करने में, कि बच्चे शुरू से ये माने कि धर्म में लिखी बातें वैज्ञानिक रूप से सही है। ठीक, इन दो चीजों पे धर्म चलाने वालों के जोर आपको दिखेंगे। उसमें भी ज्यादा जोर वैज्ञानिक रूप से धर्म ग्रंथों को सही सिद्ध करने पे। धर्म अब अपनी लड़ाई इसी बात की लड़ रहे हैं। अगर आप ज्यादातर धर्मों को देखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों की अब एक मूल लड़ाई आपको दिखेगी कि सब जगह ये नए बाबा ढाबा पैदा हो गए और इनका एक ही काम है, अपने धर्मों में लिखी बातों को वैज्ञानिक रूप से सही सिद्ध करने पर जोर देना। पूरी लड़ाई इसी की चल रही है। इन्हें पता है कि विज्ञान आने वाले 100-200 सालों में इनके धर्मों की कमर तोड़ देगा, लोगों को सच पता चल जाएगा, लोग धर्मों को मानना बंद कर देंगे और इनके धंधे भी बंद हो जाएंगे। ठीक, तो ये जो सूडो साइंस का पूरा खेल है, इसे थोड़े बड़े परिदृश्य में समझिए। मैं कहता हूं इसे ब्रॉडर कैनवास में लीजिए। ये केवल राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेना इतना नहीं सीमित है। असलियत में धर्म अपने सर्वाइवल, सारे धर्म अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रहे हैं। विज्ञानवाद के इस युग में धर्म दिए की अंतिम लौ है, जो बुझने से पहले तेजी से फड़फड़ाती है, वो हालात में है। और इन्हें पता है कि विज्ञान एक दिन इनके झूठों को उजागर कर दे। इसलिए अब बस एक ही चीज पे गौर है, एक ही जगह पूरा इंफेसिस इस बात पे है धर्म चलाने वालों का, कि किसी तरह से समाज में स्थापित हो जाए कि धर्म ग्रंथों में लिखी हुई दकियानूसी, पिछड़ी, बचकानी बातें ये वैज्ञानिक रूप से सही है। आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर धर्म में लिखी पूरी बातें खरी उतरती हैं। यही सिद्ध करने का पूरा प्रयास धर्मांध लोगों का दिखता है। आप इस दृष्टिकोणों पे इनके प्रयासों को देखिए तो आपको पता चलेगा असलियत में ये विज्ञानवाद से लड़ रहे हैं। ठीक, लड़ नहीं पाएंगे और ये झूठ भी ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, पर कोशिश इनकी यही दिखाई दे रही। ठीक, सोशल मीडिया पर भी आप देखिए पूरी लड़ाई इसी बात की है। शुरू से आखिरी तक एक ही बात पे लड़ाई होती रहती है कि देखिए वो तो वैज्ञानिक है, वो तो वेद में, पुराण में, गीता में, सब जगह वैज्ञानिक, सब पता है। इनके भगवानों को सब पता था, एवोल्यूशन पता था, सेल्स पता थे, ठीक है, स्टेम सेल पता थी, विमान इनके पास थे। पूरी बहस ही इस बात पे है कि इनके भगवानों को, इनके धर्म ग्रंथों को लिखने वालों को सब पहले से पता था। ठीक, और उन्हें सारी चीजों की जानकारी, बस वो बताते किसी को नहीं थे। ठीक है, साबुन बनाना उन्हें आता था, लेकिन बताते नहीं थे साबुन कैसे बनाना है, बस राख से पॉटी करके राख से हाथ धो लेते थे। ठीक, बताएंगे नहीं किसी। पूरी बहस इसी बात पे टिकी हुई है और ये लड़ाई भी इसी पे है। मतलब हम इस लड़ाई को अगर पॉइंट टू पॉइंट लेकर आए तो बस पूरी लड़ाई इसी बात पे चल रही है कि धर्म ग्रंथों को पता है, धर्मों को पता है, उनके अंतिम दौर में है, वो खत्म होंगे और विज्ञान उन्हें नष्ट कर देगा। अब बस वो विज्ञान का सहारा लेकर खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिशें कितने दिन तक चलेंगी, कब तक लोग गुमराह होंगे, बचपन से बच्चों के दिमाग में सूडो साइंस के रूप में झूठी धार्मिक बातों को वैज्ञानिक रूप से सत्य के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास है, ये कितने दिनों तक चल पाएगा। ठीक, आप इसे समझिए कि गीता को, रामायण को और बाकी के धर्म ग्रंथों को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य मुसलमान नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे बचपन से ये समझें कि ये धर्म ग्रंथ वैज्ञानिक रूप से सही हैं, ताकि बड़े होकर वो धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को विज्ञान की कसौटी पर चैलेंज ना करें। ठीक, शुरू से ही मान के चलें कि धर्म ग्रंथों में लिखी बातें सही हैं और उसके लिए ऊल जलूल लॉजिक भी दे दें। ठीक, तो लड़ाई यहां बहुत बड़ी चल रही है। अगर आप देखें तो विज्ञानवाद, सूडो साइंस और साइंस के बीच की ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसमें कोई मुसलमान और धर्म ये सब नहीं है। इससे बड़ी लड़ाई लड़ धर्म इस समय अपनी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। ठीक, और गीता, रामायण सब स्कूलों में बच्चों को शुरू से रटाने का इतना जोर केवल इसलिए है कि एक जमाने में चाहते नहीं थे कि कोई गीता पढ़े, रामायण पढ़े, संस्कृत पढ़े, केवल ब्राह्मणों तक सीमित रखने की इनकी इच्छाएं थी। लेकिन अब ये चाहते हैं कि सब पढ़ें और गीता, रामायण, वेदों को अब ये इनके व्याख्यानों से पढ़ें और ये उनमें से अब निकाल कर बताएंगे, देखो ये भी विज्ञान है, वो भी विज्ञान है, देखो सब पता था, वेदों के लिखने वाले को सब पता था, सारा विज्ञान पहले से। क्योंकि धर्मों की वास्तविक लड़ाई विज्ञान से चल रही है। ठीक, यहां साइंस और सूडो साइंस की लड़ाई है और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इनकी लड़ाई कोई मुसलमानों से, इससे उससे नहीं है, इनकी लड़ाई विज्ञानवाद से है। इसलिए शिक्षा में शुरुआती स्तर पर, सभी मंत्री स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर
बड़े आयोजनों में हर जगह अपने धर्म ग्रंथों को विज्ञान बताकर लोगों के दिमाग में ये स्थापित करना कि यू डोंट हैव टू चैलेंज द रिलीजियस स्क्रिप्चर। आपको धर्म को चैलेंज नहीं करना, विज्ञान तो मानना है क्योंकि वो तो मजबूरी है आपकी, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर धर्म को चैलेंज नहीं करना, वो तो पहले से ही सही है। धर्म तो सब सही है, उसे पहले से पता है सब, ठीक। ये स्थापित करने की समाज में कोशिश है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है। असलियत में यहाँ धर्म की लड़ाई साइंस और सूडो साइंस की ही चल रही है, ठीक। आप इन दृष्टिकोणों पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेल यहाँ पे बहुत गहरा चल रहा है। साइंस और सूडो साइंस की ये जो गंभीर लड़ाई है, देखते हैं ये कहाँ पड़ जाती है। पर मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगले 100-200 सालों में साइंस ही जीतेगा और सूडो साइंस जो है ये अपने अंतिम दौर में है, हाशिए की तरफ है, खात्मे की तरफ है। जितना भी ये गोल मटोल जलेबी बना रहे हैं, चल नहीं पाई, ठीक। और अंत में सब समझ जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे कि सूडो साइंस फर्जी है, धर्म ग्रंथ काल्पनिक है और उन्हें विज्ञान का लेश मात्र भी कुछ नहीं पता, ठीक। ये सब खो जाएंगे। लेकिन अभी कोशिश है धर्मों की कि वो किसी तरह से खुद को साइंस बताकर जीवित रहने का प्रयास ये धर्म ग्रंथ करते दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है दर्शकों, इसे थोड़ा समझिए। साइंस सूडो साइंस के बीच की लड़ाई, इसके बड़े उद्देश्य हैं, बहुत गहरे लड़ाई है ये। भारत जैसे देशों में तो बड़ी गंभीरता से चल रही है, इनफैक्ट अमेरिका यूरोप में भी ये लड़ाई गंभीरता से चल रही है, ठीक। इन दृष्टिकोणों पे आप देखोगे तो इनके प्रयास आपको अलग दिशा में दिखाई देंगे, स्कूल कॉलेज सभी जगह अलग दृष्टिकोणों में दिखाई देंगे, ठीक। तो ये आज का प्रेजेंटेशन था दर्शकों, साइंस और सूडो साइंस शिक्षा में प्रवेश कराने के इनके उद्देश्य, उन पर हमने बात की। इन 10 सालों में इन कामों में कितनी तेजी आई वो भी हमने बात की, और आपको ये समझाने की कोशिश की कि वास्तव में ये लड़ाई साइंस सूडो साइंस की जो है वो धर्म ग्रंथ खुद को बचाए, धर्म खुद को बचाए रखना चाहता है क्योंकि विज्ञान सो से भारी खतरे, ये इसकी लड़ाई है, ठीक। इसलिए ये सारा बड़ा प्रयास सत्ता की शक्ति का पूरा उपयोग कर लेना चाहते हैं कि कैसे भी लोगों के दिमाग में धर्म को विज्ञान के रूप में स्थापित कर, ठीक। दिस इज व्हाट दे वांट टू डू। तो इन दृष्टिकोणों पे से मूल्यांकन करिएगा इस आज के प्रस्तुतिकरण को, ठीक।